नमस्कार साथियों। देखिए, कल से हमने मनोविज्ञान विषय की शुरुआत की। रीट और ग्रेड थर्ड के लिए ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर हम रीट और ग्रेड थर्ड को फोकस कर रहे हैं। कल हमने अधिगम टॉपिक को देखा, अधिगम का अर्थ समझा, अधिगम की परिभाषाएं देखी। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है और मैं आपको बता दूं कि टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आप में ये सोच विकसित होने लगी कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनेगा। अल्टीमेट अपने को तो प्रश्न चाहिए ना, अपने को तो प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा प्रश्न बनेगा, विगत परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया। यदि आपकी ये सोच डेवलप होने लगी कि ऐसे प्रश्न बनेगा और उस प्रश्न पर यदि आप पहुंचने लगे तो ये मान लो आपकी मंजिल नजदीक है। टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य अपने को विद्वान थोड़ा ना बनाए, अपने को तो केवल और केवल प्रश्न सॉल्व हो जाए, बस अल्टीमेट बात इतनी है। तो हमने अधिगम का अर्थ समझा, अधिगम की परिभाषाएं। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं से प्रश्न बनता है। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम के सोपान, जो ग्रेड थर्ड में उसमें से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन बस उसकी मात्रा एक बार समझेंगे। उसके बाद है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकारों में प्रश्न केवल गैनी ने जो 8 प्रकार दिए थे उसमें से प्रश्न बनता है। उसमें से आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा प्रकार गैनी के द्वारा नहीं दिया गया। वो 8 प्रकार आपको याद करने हैं, वो मैं आपको याद करवा दूंगा बड़े ही आसान और ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, ये यदि आपने अधिगम का अर्थ समझ लिया तो अधिकांश विशेषताएं आपकी याद होगी। अधिगम समझ में आ गया आपको कि अधिगम ये है, तो विशेषताएं आपकी समझ में आ गई। जैसे अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, तो मैंने बताया अधिगम तो उद्देश्यपूर्ण है ना, कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक का मतलब कोई एक स्थान से सीमित नहीं है। कोई जरूरी नहीं स्कूल में ही अधिगम हो, घर पर माता पिता के द्वारा बताया जा रहा है और किसी व्यक्ति को देकर सीख रहा है, तो अधिगम सार्वभौमिक है। ऐसी बातें लिखवाने लायक नहीं है। ये चीजें तो आप खुद अपने आप इन चीजों को अधिगम के अर्थ से समझे। देखिए, मैंने कहा मनोविज्ञान में शब्दावली महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो आप सबको याद है, कुछ लिख लीजिए। देखिए, एक तो है, साथ के साथ नोट्स बनाते चले और बस कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखा रहा हूँ। अधिगम जीवन पर्यंत, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत केवल ऐसा है नहीं कि बचपन में हुआ, किशोरावस्था में हुआ, युवावस्था, जीवन पर्यंत लगातार हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जीवन पर्यंत। अगली बात, इसकी अगली विशेषता है अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है। देखिए, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे अपन। उसमें व्यवहारवादी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि अधिगम वातावरण की उपज है। व्यवहारवादियों का नाम आते ही आपके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, वाटसन। वाटसन कहता है कि आप मुझे कैसा भी बच्चा ला दो, मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहते हो। वो व्यवहारवादी है। वो अनुभवों के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। वातावरण से बच्चा अपने आप सीखता है। एनवायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है अधिगम में। अगली बात है, अगला प्रश्न है आपका, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैं वो ही बिंदु लिखवा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो खूब है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो मैंने पढ़ा दी, आपको अर्थ में बता दी सारी बात। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पर ध्यान देना है। सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन में आ जाएगा अधिगम है सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय प्रक्रिया, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रक्रिया दोनों,
तो केवल और केवल आपको सक्रिय पे ध्यान देना है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अगला पॉइंट, अधिगम प्रक्रिया है ना कि उत्पाद। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद, कोई प्रोडक्ट नहीं है। अधिगम केवल प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि बना बनाया उत्पाद आपको मिल गया। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस चीज पे ध्यान देना है। अधिगम, अगला पॉइंट है अधिगम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम मूल प्रवर्त्यात्मक, अधिगम मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। इस चीज को थोड़ा समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया अधिगम। कल मैंने आपको दिखाया, अधिगम में बताया था कि मूल प्रवृत्ति सहज स्वभाव के कारण यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो वो अधिगम नहीं है। दिखाया था, मैंने बताया था। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्थायी नहीं है। यहाँ पर मैं एक अलग बात लिखवा रहा हूँ कि अधिगम मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन की प्रक्रिया, इसको आपको समझना है। जैसे मूल प्रवृत्ति क्रोध, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। इसका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी आप समझिए, जैसे आपने क्रोध की वजह से आपका व्यवहार बदल गया। पहले आपका व्यवहार कैसा था, अब कैसा है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, इसलिए वो अधिगम नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन धीरे 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 आपने अच्छे विचारों में रहकर, अच्छे लोगों में रहकर, अच्छी किताबें पढ़कर, कैसे भी करके आपने इस बात को जान लिया, इस बात को सीख लिया कि क्रोध में अनाप शनाप बकना, फालतू बोलना या कोई डिसीजन लेना सही नहीं है। इसका मतलब अधिगम से क्या हुआ? मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन हो गया। अधिगम से आपकी मूल प्रवृत्ति के व्यवहार में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति से यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो अधिगम नहीं है। इस पॉइंट को आपको समझना है। तो इसीलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूं जो समझने लायक है। एक पॉइंट है आपका, अधिगम ये हो गया, प्रक्रिया है न कि उत्पाद, एक सक्रिय प्रक्रिया है, वातावरण की उपज है, और यह है चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। त्रुटियां यानी कि अनअधिगम, इसको आप अनअधिगम भी बोल सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। जब भी तो मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं शिक्षक को। बच्चे ने कोई कमी की, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया, पीटीपी का दिया, रीट का देंगे, प्रश्न पूछ लेगा। किसी बच्चे ने कक्षा में गलती की तो आपका व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन ए, बच्चे को डांटेंगे। ऑप्शन बी, बच्चे का नाम काट कर स्कूल से भगा देंगे। ऑप्शन सी, बच्चे की माता पिता को शिकायत करेंगे। ऑप्शन डी, उसको प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है आप ऑप्शन डी करेंगे। क्यों? क्योंकि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। बच्चा गलती करेगा फिर सीखेगा। इसको आप अनअधिगम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनअधिगम भी बोल सकते हैं। प्रश्न आएगा, शब्दावली पे ध्यान देना है। अनअधिगम अधिगम का हिस्सा है। कई सोचेंगे यार अनअधिगम अधिगम का हिस्सा कैसा होगा, उसको तुरंत काटेंगे। नहीं, ये तो गलत है, जबकि वही आपका सारी गड़बड़ कर दिया आपने। अनअधिगम मतलब त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है। त्रुटियों से ही तो बच्चा सीखेगा, इसीलिए तो मनोविज्ञान शिक्षकों को पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, इनके नोट्स बनाते चले। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अधिगम की विशेषताएं जीवन पर्यंत चलने वाली है, वातावरण की उपज है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है,
त्रुटियां अनधिगम अधिगम का हिस्सा है, ये चीज। ठीक है, इसके बाद में अपना है अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान, अधिगम के सोपानों में प्रश्न तो नहीं बनने वाला यहाँ से, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। इसके स्टेप देखिए, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, एक के बाद एक के बाद एक, उत्तरोत्तर क्रम, एक के बाद ये सीढ़ी, एक के बाद ये सीढ़ी, सोपान। तो अधिगम के लिए सबसे पहली सीढ़ी है, पहली है आवश्यकता। क्या है? आवश्यकता या अभिप्रेरणा, या अभिप्रेरणा। देखिए दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ दोनों को एक ही चीज के लिए ले रहे हैं, अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है अभिप्रेरणा। आवश्यकता, स्किनर तो अभिप्रेरणा को अधिगम के लिए राजमार्ग बता रहा है, राजमार्ग, पूरा रास्ता अधिगम के लिए अभिप्रेरणा है। आपको नौकरी लगनी है, आपकी आवश्यकता क्या है? नौकरी लगना है। ठीक है, आपकी आवश्यकता क्या है? नौकरी लगना है। फिर आप उद्देश्य डिसाइड करेंगे, लक्ष्य डिसाइड करेंगे। इसके लिए उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके लिए रीट हो सकती है, चाहे ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, कुछ भी हो सकता है। फिर आप उद्देश्य करेंगे। आवश्यकता क्या है? नौकरी। नौकरी के लिए आपने क्या डिसाइड किया? उद्देश्य, लक्ष्य बनाया है। इसके बाद शुरू होती है बाधाएं, इसके बाद शुरू होती है बाधा, बाधा। और जो बाधाओं से लड़ने के लिए तत्पर रहेगा, तत्परता दिखाएगा, वो ही इनको पार कर पाएगा। बाधा बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बाधा। देखा, इस चीज को समझना, अपनी खुद की लाइफ से जोड़ना इसको। आवश्यकता, नौकरी आवश्यकता है, उद्देश्य बनाया डीट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, बाधा आना शुरू हो गई। अब यहां पे अनुभव की चीज है। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग सुना होगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। सुना है कि यदि आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। ये डायलॉग सुना होगा, मैंने भी सुना है। पहले मैं भी मानता था, अब नहीं मानता। अनुभव कर लिया जीवन में, अनुभव कर लिया, सच बता रहा हूं, कोई कायनात साथ नहीं देती। इन बाधाओं से खुद को लड़ना होगा, इन बाधाओं से खुद को लड़ना होगा। मेरी बात बताऊं, आराम से बढ़िया नौकरी कर रहा था, बढ़िया घर जा रहा था, पुलिस की नौकरी करता, आराम से अपना जीवन व्यतीत हो रहा था। मैंने सोचा मैं रीट की तैयारी करूंगा। किसकी तैयारी करूंगा? रीट की तैयारी करूंगा। जैसे ही रीट की तैयारी के लगा, घर जाना बंद किया, चीजें जो एडजस्ट थी अब बिखरना शुरू हो गई। अब समस्याएं आना शुरू हो गई, चाहे वो गृहस्थ से हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, कैसी भी हो। अब दिक्कतें, बाधाएं आना शुरू हो गई, शुरू हो गई। बाधाओं से लड़ा, रीट का एग्जाम भी दिया, बढ़िया एग्जाम भी हुआ, अच्छा स्कोर भी था। लेकिन उस समय डोटासरा जी के टाइम भर्ती रद्द हो गई, भर्ती रद्द हो गई। अब मेरी चल रही थी एमए, मैं एमए फाइनल में था उस समय, और ग्रेड फर्स्ट की भर्ती की सूचना थी कि भाई ग्रेड फर्स्ट आने वाली है। मैंने पता किया मैं पात्र हूं, तो मैंने आंख बंद करके ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की। उससे पहले चीजें नॉर्मल थी, कि जैसे ही मैंने अब तैयारी शुरू की, फिर वापस अपने आप को एकांत में किया, या घर जाना बंद, अपने आप को दूसरी चीजों से डिस्कनेक्ट किया, फिर समस्याएं आना शुरू हो गई। समस्याएं कैसी भी हो सकती है? गृहस्थ संबंधी, नौकरी संबंधी, कैसी भी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी, कैसी भी हो सकती है। बाधाएं आई, फिर बाधाएं आई। फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वाकई में ये डायलॉग है, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। कायनात क्यों साथ देगी बताइए? फिर महसूस किया मैं, लेकिन फिर लड़ा, ईश्वर का आशीर्वाद, आशीर्वाद, उसका ही बल, समस्याओं से लड़ा, बाधाओं से लड़ा, और ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन भी हुआ। यदि आपने भी अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि कायनात साथ देगी, तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना। कोई कायनात साथ नहीं देने वाली है, कोई कायनात साथ नहीं देगी। नोट कर लेना इस बात को। बाधाओं से खुद लड़ना होगा,
खुद को तत्परता दिखानी पड़ेगी बाधाओं से लड़ने के लिए, खुद को तत्पर होना पड़ेगा। कितने ही लोग हैं जो ग्रेड फर्स्ट की भर्ती की तैयारी करेंगे, कितने ही आवेदन करेंगे, कितने ही ग्रेड सेकंड की करेंगे, कितने ही रीड की करेंगे, लेकिन कुछ का चयन होगा, कुछ का जो विशेष है। उन्हीं के लिए बाबा दिनकर कह रहे हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उनके लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने साहित्य नहीं पढ़ा ना, हमने तो फिल्मी डायलॉग सुने। साहित्य, कवि की बात में दम होता है, अपने अनुभव से कोई बात बोलता है, कवि अपने अनुभव से। इसीलिए कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साहित्य में दम है, हमने वो नहीं पढ़ा, हमने फिल्मी डायलॉग सुना। बाधाएं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, बाधाएं आएंगी, उनसे लड़ना होगा। कनकरिया जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। जो इन बाधाओं से लड़ेगा, इन बाधाओं को लड़ने के लिए तत्परता दिखाएगा। सिद्धार्थ बड़े ऐसो आराम में था, लेकिन जब कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ जानने के लिए सत्य के मार्ग पे चला तो दिक्कतें आई। जो 5 ब्राह्मण साथी उनके साथ थे वो भी साथ छोड़ के चले गए कि आपसे दुख सहन नहीं होता है, काया क्लेश को नहीं दे सकते आप। तो ऐसा नहीं है, बाधाएं तो आएंगी, दिमाग से निकाल देना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले चरण आवश्यकता उद्देश्य बना लिया, अब ये स्टार्ट हो जाएंगे, बाधाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी। इनको यदि आप पार करने की आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो ही तैयारी करना, वरना कोई मतलब नहीं है। ये आएंगी, 100% आएंगी, 100% आएंगी। संयोग से कुछ अपवाद हो सकते हैं, उसमें अध्यात्म का अपना रोल है, प्रारब्ध का अपना रोल है, उस विषय में नहीं जा रहा। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन बाधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, इसके लिए आपको तत्पर रहना है। ये एक यज्ञ है, यज्ञ। प्रतियोगी परीक्षा को मजाक समझा क्या, मजाक है क्या? ये एक यज्ञ है, यज्ञ, और यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं। यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी कामनाओं की, छोटी छोटी वासनाओं की, छोटी छोटी चीजों की आहुति देनी होगी, आहुति देनी होगी इस यज्ञ में, तब ये यज्ञ सफल होगा और तब तुम्हें अपना मौका मिलेगा। आधुनिक जमाने का युद्ध है प्रतियोगी परीक्षा, आधुनिक जमाने का युद्ध है। पहले खुले मैदानों में होते थे, अब बंद कमरे में, हॉल में युद्ध हो रहा है। लाखों अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जो उस यज्ञ को सही ढंग से संपादन करेगा वही उसमें विजयी होगा। आहुति देने पड़े, लेकिन हम आहुति कहाँ दे रहे हैं? हम तो लाइब्रेरी में बैठे बैठे चाय के लिए घड़ी देख रहे हैं कि अब चाय का टाइम हो गया है, चाय का टाइम। अरे भैया, चाय पीनी है, किताब बंद कर चाय पी ले पहले। कोई जरूरी टाइम भी पिएगा, फिर टाइम क्यों देख रहा है? कितने ही बच्चे हैं, मैं देखता हूँ, मैंने जब लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने देखा, सुबह से शाम तक अपना पूरा समय व्हाट्सएप पे निकाल रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहे? बंद करो मोबाइल, जाओ घर। तो बात यह है कि बाधा, तत्परता। चौथा पॉइंट, जब बाधाओं से तत्पर रहेंगे, अब आपका अधिगम स्थिति, अब बनेगी आपकी अधिगम स्थिति, अधिगम स्थिति बनेगी अब आपकी, यानी कि वातावरण, एनवायरमेंट, अब वो एनवायरमेंट बनेगा, अधिगम स्थिति बनेगी आपकी, अब बनेगी। उसके बाद अब आप अनुक्रिया करेंगे, अब आप अनुक्रिया करेंगे, खूब सारी अनुक्रिया करेंगे। कोई चीज समझ में आएगी, कोई नहीं आएगी। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई समझ में नहीं आया, फिर अनुक्रिया करेंगे, फिर अभ्यास करेंगे बार बार। कोई एक क्रिया ऐसी होगी जो आपको पुनर्बलन देगी कि हाँ यार, इससे ये चीज सही हो रही है। इससे क्या मिलेगा आपको? पुनर्बलन मिलेगा, पुनर्बलन, री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन, सबलीकरण, कुछ भी शब्द, अंग्रेजी के शब्द को पकड़ना, री इन्फोर्समेंट। इसके बाद में है अनुक्रिया, पुनर्बलन मिलेगा। इस अब आपका समायोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। अब आप एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन के बाद में 8वां चरण है स्थायीकरण, स्थायीकरण। ये अधिगम के सोपान है, ये है अधिगम के सोपान। ग्रेड थर्ड में रीट में बहुत कम चांस है यहाँ से प्रश्न आने के,
ग्रेड फर्स्ट में ग्रेड यहाँ आते हैं। और ये जो प्रकार हैं ये थॉर्नडाइक की प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। खूब सारे मत हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थॉर्नडाइक का है। इसमें आपको केवल समझाने का प्रयास किया है। चलिए अगला है अपना ये प्रकार। देखो वैसे तो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है ज्ञानात्मक, एक होता है भावात्मक, और एक होता है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, प्रश्न आएगा ज्ञान के प्रकारों में से। लेकिन अधिगम के प्रकार एक बार समझ लीजिए आप। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक अधिगम मतलब इसका संबंध ज्ञान से है, बौद्धिक विकास से है, बौद्धिक विकास से है। इसका संबंध ज्ञान से नहीं है, बौद्धिक विकास से नहीं है, केवल भावनाओं से है। किससे है? भावनाओं से है, भावनाओं से है। इसका संबंध है आपकी कला में निपुणता। किससे है? कला में निपुणता। कला में निपुणता, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसका संबंध बौद्धिक विकास से है। ज्ञान के द्वारा आप में अधिगम मतलब आपने ज्ञान का विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है। भावात्मक, इसमें बालकों में, बच्चों में भावनाओं के माध्यम से कोई चीज दिखाकर, ठीक है, हंसाकर, है ना, कोई अच्छी सी आवाज सुनाकर, गीत गाकर उनका मनोरंजन करना या उनको हंसाना, है ना, ये प्रकार, ये सब भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावात्मक। क्रियात्मक, कला में निपुणता, जैसे संगीत, जैसे नृत्य, ये सब, इनमें निपुणता, इसका संबंध इससे है। अब प्रश्न आएगा गेने के प्रकारों में से, ठीक है। गेने के प्रकारों में से प्रश्न आएगा। अब देख रहे हैं गेने के प्रकार। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए और 8 के 8 नाम आपको याद करने हैं, याद करने हैं। विद्यार्थी के अगर अधिगम को पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अधिगम के प्रकार देख ले, अरे भाई अधिगम के जो गेने ने 8 प्रकार बताए उनको रट्टा मार ले, उनको याद कर ले, उसमें से प्रश्न आएगा। प्रश्न बनेगा सीधा सीधा, निम्न में से कौन सा अधिगम गेने के द्वारा बताए गए अधिगमों से एक नहीं है? 3 दे देगा गेने के द्वारा बताए गए, 1 दे देगा अलग, उसमें से आपको छापना है। तो इसके 8 प्रकार, गेने ने कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार, ये आपको याद करने हैं। देखिए ये इसने इस प्रकार से बनाए, ऐसे चार्ट बनाया इसने और उस हिसाब से इसने बनाई थी 8 प्रकार। इसको आप बना दीजिए, गेने के 8 प्रकार। इसको याद करना है, इसको तो याद करना है। तो ये रॉबर्ट गेने के द्वारा बताए गए 8 अधिगम। कितने अधिगम बताए? 8 प्रकार। अंग्रेजी के वर्ड आपको याद रखने हैं। संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, चैन लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य, वर्बल एसोसिएशन, विभेदात्मक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्ट लर्निंग, सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सोल्व लर्निंग। इंग्लिश के वर्ड इसलिए याद करा रहा हूँ, केवल आपको इनका नाम याद रखना है और वो आपको याद करना है इंग्लिश के वर्ड से। उसकी ट्रिक है, देखिए तो रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार। रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार: सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, श्रृंखला अधिगम, चैन, शाब्दिक साहचर्य, वर्बल एसोसिएशन, विभेदात्मक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन, संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्ट लर्निंग, सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग और समस्या समाधान अधिगम, अधिगम प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग। ये तो इसके नाम। कोई भी 3 दे देगा, इनमें से 1 दे देगा, दूसरा आपको पहचानना है, सारे याद करना है। मैं कहूंगा कि आप अंग्रेजी के वर्ड याद करें। इसमें याद करें, एक लड़का है, उसने पहले एसएससी की तैयारी की। किसकी तैयारी की? एसएससी की तैयारी। नीचे से चलना है, एसएससी। गेने के नाम आते नीचे से चलना है। किसकी तैयारी की? उसने एसएससी की तैयारी की। इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसने वीडीसी की तैयारी की। किसकी तैयारी की? वीडीसी की तैयारी की। वीडीसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उसका हो गया दिमाग खराब। क्या हो गया? दिमाग खराब। अब वो पीपीके
पी पी के देवदास बन गया। पी पी के क्या बन गया? देवदास बन गया। ये रोबोट के गहने के 8 प्रकार आपको याद करने हैं। एस सिग्नल, एस स्टिमुलस, सी चैन, वी वर्बल, डी डिस्क्रिमिनेशन, सी कॉन्सेप्ट, पी प्रिंसिपल, पी प्रॉब्लम सॉल्व। एसएससी की तैयारी की, वीडीसी की तैयारी की एक लड़के ने, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पी पी के क्या बन गया? देवदास बन गया। ये ट्रिक आपको याद करनी है। क्यों? केवल इनमें से प्रश्न आएगा, इनमें से कौन सा कहने के द्वारा दिया गया प्रकार नहीं है, ऐसे आपको छाटना है और उसके लिए आपको याद करना है। ट्रिक पसंद नहीं है तो दूसरी कर लो, कैसे भी कर लो, याद तो करना है, प्रश्न तो आएगा। तरीका कोई भी हो, याद होना चाहिए, बस मेन उद्देश्य है याद होनी चाहिए, सीक्वेंस क्रम नाम याद होनी चाहिए। तो ये थे अधिगम के 8 प्रकार। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? अधिगम की विशेषताएं, प्रश्न आएगा, फिर अधिगम के सोपान, उसको समझना है बस थोड़ा सा। अधिगम के प्रकार और अधिगम के प्रकारों में रॉबर्ट गहने के 8 प्रकार, यहाँ से प्रश्न आएगा। तो ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, अपना चैनल अभी शैशव अवस्था की दौर से गुजर रहा है, इसको पोषण की आवश्यकता है और ये पोषण है आपके पास, आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।